फिर हम 50 साल की उम्र को हुए 55 भी क्रॉस करें, कब आने वाला है नंबर नहीं मालूम। अब इतने सालों तक सियासत में रहने के बावजूद भी अगर हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, तो क्या मुकाम रहेगा हमारा लोगों में भी। तो मैं इस गर्ज से एक नई पीढ़ी को, खासकर एजुकेटेड लोगों को एक विजन देने के लिए मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि ये इलेक्शन में एक पोटेंशियल देखना चाहिए, आदमी की काबिलियत देखना चाहिए, आदमी के कैंडिडेचर को देखना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड है नहीं है वो देखना चाहिए। मेरे मध्य मुकाबिल जो लोग हैं, आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर, एक है जो नॉन ग्रेजुएट हैं, उन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, उन्होंने ग्रेजुएट्स को इलेक्शन लड़ रहे हैं, काउंसिल मेंबर के लिए लड़ रहे हैं। एक हैं जो ऑलरेडी एमएलसी हैं, उन्होंने 6 साल में 6 क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, उन्होंने कभी काउंसिल में गए नहीं, कभी नॉर्थ कर्नाटका के रीजन के बारे में उन्होंने सवाल ही नहीं किया। ये भी बड़ा अफसोस का मुकाम है। कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलसी ज़मरे के इंतखाबात 3 जून को पोलिंग होनी है। नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से कई एक उम्मीदवार मौजूद हैं, उन्हीं में से एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर। आप पहली मरतबा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। माजी में आप कांग्रेस से भी रह चुके हैं, एक मरतबा आपने एमएलए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए भी कांग्रेस से डिमांड किया था, मगर आपको टिकट नहीं दिया गया। इस बार भी आपको कांग्रेस ने शायद डिनाई किया है। तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, तो जहन में खाका क्या था जो आप नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलसी इंतखाबात में मैदान में हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलसी इलेक्शन लड़ने का वाहिद मकसद ये था, मैं पिछले 20-22 सालों से मैं हर नुमाइंदा कांग्रेस को, जब भी कांग्रेस पार्टी टिकट दी है, उनके हक़ में मैं काम किया हूँ। लिहाजा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं क्यों ना ठहरूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, यहाँ के मसाइल से भी मैं वाकिफ़ था गुलबर्गा के, तो बाहर के लोग आके ठहर रहे हैं तो मैं क्यों ना ठहरना। ये क्यों कांग्रेस पार्टी है और मैं काम कर रहा हूँ, और कई मेंबर साजी भी किया था मैंने। उसी बुनियाद पर मैंने मेरी दावेदारी ठोकी थी। खैर एमएलसी के लिए मैं दावा नहीं किया, एमएलए के लिए किए थे हम गुज़श्ता 2018 में कमर साहब के इंतकाल के बाद। हमको हमारी टिकट एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद हमने ये तो एमएलसी की जो टिकट है 8-10 महीने पहले डिक्लेयर हो चुकी थी, अब यहाँ पूछने का सवाल ही नहीं था। वो हालत हमारी हो रही थी। फिर हम 50 साल की उम्र को हुए 55 भी क्रॉस करें, कब आने वाला है नंबर नहीं मालूम। अब इतने सालों तक सियासत में रहने के बावजूद भी अगर हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, तो क्या मुकाम रहेगा हमारा लोगों में भी। तो मैं इस गर्ज से एक नई पीढ़ी को, खासकर एजुकेटेड लोगों को एक विजन देने के लिए मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें कोई शक नहीं 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और वे बड़ा चैलेंजिंग भी है और टफ भी हो रहा है मुझे। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर एक से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, या फ़ोन पे कांटेक्ट करने की, या दोस्तों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी सोच ये है कि ये इलेक्शन में एक पोटेंशियल देखना चाहिए, आदमी की काबिलियत देखना चाहिए, आदमी के कैंडिडेचर को देखना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड है नहीं है वो देखना चाहिए। अब मेरे मध्य मुकाबिल जो लोग हैं, आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर, एक हैं जो नॉन ग्रेजुएट हैं, उन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, उन्होंने ग्रेजुएट्स को इलेक्शन लड़ रहे हैं, काउंसिल मेंबर के लिए लड़ रहे हैं। और एक हैं जो ऑलरेडी एमएलसी हैं, उन्होंने 6 साल में 6 क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, उन्होंने कभी काउंसिल में गए नहीं, कभी नॉर्थ कर्नाटका के रीजन के बारे में उन्होंने सवाल ही नहीं किया। ये भी बड़ा अफसोस का मुकाम है। जिस तरह से हर जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है अपना एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो वगैरह बनाया है, तो आपने भी कुछ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाया है। क्या क्या किन किन वादों के साथ आप वोटर्स के दरमियान जा रहे हैं? हाँ, हमारे पास भी मैनिफेस्टो है। मेजर मैनिफेस्टो ये है कि एम्स जो हॉस्पिटल है हिंदुस्तान का, इंडिया का एक बड़ा रेस्पेक्टेड नाम है, हैदराबाद कर्नाटक रीजन में पूरा करीब डिक्लेरेशन के था। पॉलिटिकल प्रेशर हमारा हैदराबाद कर्नाटक के लीडरों से कम रहा तो हुबली धारवाड़ शिफ्ट हो गया। अभी पेंडिंग है वो। इसके लिए हमारे बहुत सारे एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग, रायचूर के लोग उसमें स्ट्राइक में लगे हुए हैं और मूवमेंट चल रहे हैं। उसके लिए मैं भी काम करूंगा, ये मूवमेंट में मैं भी शरीक हो जाऊंगा और ज़ोर से हम उसको काम करेंगे। मूवमेंट के तौर पर उसको हैदराबाद कर्नाटक रीजन में लाने के लिए काम करेंगे।
और दूसरा जो है मेन मुद्दा जो है मेरा IIT, ये भी इंडिया लेवल का टॉप कॉलेज होता है, खासकर जो बच्चे पढ़ के वहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट उनकी प्लेसमेंट होती है। ये भी हैदराबाद कर्नाटक के रीजन को सेंक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, नहीं मालूम क्या वजह से ये भी जो है ना उधर चला गया। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जैसा कि सीमेंट फैक्ट्रीज हमारे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में बहुत से हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ले आप, चितापुर है, सेडम है, शाहबाद है, वाड़ी है, कुरकुंटा है, नंबर ऑफ़ सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अगर देखेंगे आप सीमेंट फैक्ट्रीज़ में, तो उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये भी हमारे साथ इनजस्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल एड्स को लेना चाहिए, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लेना चाहिए, गुलबर्गा नॉर्थ कर्नाटक के एरिया को प्रेफर करना चाहिए। वो भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं मूवमेंट चलाऊँगा, इसके लिए भी मैं आवाज़ उठाऊँगा। वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जितने भी हैं हैदराबाद कर्नाटक रीजन में वो कम हैं, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। जॉब फेयर जो होते हैं एवरी ईयर हैदराबाद कर्नाटक रीजन में नहीं है, वो एवरी ईयर अगर जॉब फेयर अगर रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को उसका डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचेगा। एलोकेशन ऑफ फंड्स, मोर फंड्स। अब आप बोलेंगे HKDB है ना साहब, HKDB है, HKDB में भी उनको हेड्स दिए गए हैं, सिर्फ उसको ही सेंक्शन करते हैं उन्होंने। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरा मानना ये है कि सेपरेट फंड फॉर एजुकेशन पर्पस टू हैदराबाद कर्नाटक रीजन, अगर फंड्स अलोकेट किया गया तो बहुत कुछ काम यहाँ से भी हो सकता है। और मीडियम एंड स्मॉल स्केल स्कीम्स जो हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, MSM, इसका भी जो है ना क़याम होना, और क़याम है तो भी वो लेवल का नहीं है, उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। और मेजर इशू जो है 7th पे कमीशन जो है उसको इम्प्लीमेंट होना वो बेहद ज़रूरी है। और ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ड्रॉप की थी, वो स्कीम को भी दोबारा लाने की जो सेंट्रल हमारे लीडर्स बोल रहे हैं, मैं भी उसकी फेवर करता हूँ, मैं भी उसकी तायद में हूँ कि वो स्कीम आनी चाहिए। ओल्ड एज पेंशन की अच्छी स्कीम थी वो। और रिक्रूटमेंट गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में जो लास्ट 3 डिकेड से नहीं हुए, उसको भी फुलफ़िल होना चाहिए ऑल डिपार्टमेंट्स के। इससे हटकर भी उर्दू क्या यहाँ पर बड़ा क्या बोलेंगे चलन है, उसके बावजूद भी उर्दू ना तो हमारी दूसरी सरकारी ज़बान बन रही है, ना तो उर्दू को कोई ऐसी कौमी मुस्तक़िल मुकाम भी नहीं है, और कौमी इमदाद भी नहीं मिल रही है, और रियासती इमदाद भी नहीं मिल रही है। जबकि हैदराबाद कर्नाटक रीजन में सब में ज़्यादा अगर कोई ज़बान बोली जाती है तो उर्दू बोली जाती है, कन्नड़ा के बाद रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा, उसके बाद उर्दू है। उसके बावजूद भी हमारे लीडर्स, हमारे बड़े बड़े दिग्गज यहाँ के क्या बोलेंगे एजुकेशनिस्ट लोगों ने कोई ऐसा पुख्ता काम नहीं किया है। अब जो हालत उर्दू की है, उर्दू सिसक रही है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी काम करना मैं समझता हूँ आज हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे, किस बेसिस पर आपको वोट करना चाहिए, वोटर से क्या अपील करना चाहिए? मैं हमारे हल्के नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स से ये अदबन और सिंसियर अपील करता हूँ कि 3 तारीख यानी कि पीर के दिन वोटिंग है 8 बजे से 4 बजे तक। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, डबल डिग्री वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, मेरे कलीग लायर्स हैं, एडवोकेट्स बहुत हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जितने लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं, जो रजिस्टर्ड करवा चुके हैं अपने आप को ग्रेजुएट बोलकर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पोटेंशियल देखिए, कैंडिडेट का पोटेंशियल देखकर उसको वोट दीजिए। फलां उन बीजेपी का वोट है, उन बड़ा सौकार है, आप वोट मत दीजिए वो आदमी को। कांग्रेस का लीडर है साहब, उन बड़ा सेठ है, पैसे दे रहा है, वो मत देखिए आप। उन किया क्या? जब कांग्रेस का नुमाइंदा MLC 6 साल रहा, उन काम क्या क्या हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए, कितने सवालात उन्होंने काउंसिल में रेस किए और कितने लोगों को उन्होंने मिला, उनके खुद के लोगों को। ये देखिए आप नहीं साहब उन्होंने वहाँ के हैं, हमारी पार्टी बोली, ऐसा मत कीजिए। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है, जो आदमी, जो कैंडिडेट आपको इजीली अवेलेबल है 24 आवर्स, इससे वैसे आदमी को आप वोट करें
जिता कर लाएँ। गुलबर्गा डिवीज़न का, मैं गुलबर्गा सिटी का रहने वाला हूँ। गुलबर्गा डिविजनल हेडक्वार्टर है। 24 आवर्स मैं अवेलेबल हूँ। ऑफिस नहीं तो कोर्ट, नहीं तो कोई ऑफिस में आपको कभी भी मिलते रहता हूँ। इसके अंदर हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास। और आपके जो भी मेरे बारे में आप मुझे वोट करेंगे तो आपके जज्बात को और आपके एतमाद को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग पूरे के पूरे अगर मुझे वोट दे के जिता रहे हैं तमाम लोग, तो इंशाल्लाह अगर मैं जीतूंगा तो अब जो भी बातें कही गई हैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। खुदा न खास्ता अगर मैं जीत नहीं भी सका तो मुझे अफसोस नहीं है कि आप लोग मेरा साथ दिए। मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा और आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल भी रहूँगा। कि ऐसा नहीं कि मैं हार गया, वक्त ही आया नहीं, मैं कहीं जाने वाला नहीं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और यहीं पे काम करूँगा और यहीं प्रैक्टिस करते रहूँगा, कभी भी आपको अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू। ये थे एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोरा जो एमएलसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिनका सीरियल नंबर 4 है। ये वोटर से वादा भी कर रहे हैं अगर से काउंसिल में पहुंचते हैं तो ग्रेजुएट्स के जो इश्यूज़ वगैरह हैं उसको काउंसिल में हाउस में उठाएंगे और इसको सॉल्व कराने की हुकूमत पर दबाव बनाएंगे। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।